हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश एंड यू आर वॉचिंग भौतिकी, जहां फिजिक्स होती है आसान। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बोर मॉडल, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हमने उसमें डिस्कस किया था कुछ पोस्टुलेट्स जो बोर ने दिए थे। पोस्टुलेट्स के बाद हमने देखे थे कि बोर के पोस्टुलेट से हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जैसे कि रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। ये फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे वहाँ से। एंड उस क्लास में हमने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे आए हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, जैसे कि IIT-JEM, जेस्ट, TFR, CSIR नेट और हाल फिलहाल में CUT PG। इनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर मॉडल के पोस्टुलेट से, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ना करके आज हमारा टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके बारे में चलो हम डिस्कस करते हैं। ओके, उन क्वेश्चन से पहले लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, एक बार हम उनको फिर से रिवाइज करते हैं। एंड आफ्टर उसके हम देखते हैं कि उन फॉर्मूले से हम कुछ और फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं या फिर वो फॉर्मूले हमारे लिए इनफ हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं उनके लिए। तो लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किए थे पहला फॉर्मूला हमने देखा था रेडियस का। हमारे पास आया था एक फॉर्मूला हमारा आया था जो कि हमने बोला था कि शॉर्ट ट्रिक्स जैसे कि हमें याद करना हो तो वो कैसे याद करें। उसकी वैल्यू थी हमारे पास 0.53 इंटू n² Z। एंड ये था हमारे पास एंगस्ट्रम। ये था हमारे लिए फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हमारे लिए चेंज होता है, हाइड्रोजनिक एटम्स आते हैं हमारे केस के अंदर, और या फिर कुछ भी चेंज करता है, उसके मास में चेंज करता है, तो वो फॉर्मूला हमारा जो एक्यूरेट फॉर्मूला है इसका, वो फॉर्मूला हमारा आया था h² ε0 m पाई e² n² Z। ओके, इसके बाद हमने ड्राइव किया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसका फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला हमारे पास आया था e² 2h ε0 Z n, जिसकी वैल्यू हमारे पास, जो इस कांस्टेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी 2.18 इंटू 10⁶ एंड Z n। ओके, इसके बाद ये हमारा था फर्स्ट, ये हमारा था सेकंड। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एनर्जी। जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो हमने बोला था कि एक एनर्जी लेवल्स, एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, उसके लिए हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला me4 अपॉन में, और ये आया था माइनस में h² ε0² Z² अपॉन में n²। अब ये इसमें हमने देखा था कि माइनस में एनर्जी आ रही थी। माइनस में एनर्जी का क्या मतलब था, वो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एनर्जी नहीं होती है। जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जिस सेल के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन है, उस सेल की एनर्जी होती है, और वो माइनस में क्यों होती है? बिकॉज ऑफ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन हैवी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो बाउंड करता है, न्यूक्लियस अपने से बाउंड करके रखता है। तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रख रहा है, उस वजह से जो उसकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, नेगेटिव के अंदर। और इसकी एनर्जी हमने निकाली थी माइनस में 13.6 Z² अपॉन में n²। ओके, इक्वेशन थर्ड। ये 3 इक्वेशन हमने ड्राइव की थी हमारे लास्ट सेशन से। इसके साथ ही हमने देखा था कुछ पोस्टुलेट्स। में फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो कि हमारी आई थी mvr = NH/2π। यहाँ पे हम H/2π को इन सिंप्लीफाई वे हम लिख सकते हैं n h कट। ओके, जहाँ h कट क्या है,
एच अपॉन में 2 पाई। सेकेंड हमारे पास आया था, हमारे पास क्या आया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, उसको इसने सेटिस्फाई किया था सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू, जो कि हमारा हुआ था mv² अपॉन आर इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ZE² अपॉन में R²। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इनिशियली से अगर वो फाइनल के अंदर जा रहे हैं तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा एच म्यू, जहाँ म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट। ये 3 इक्वेशन हमने यहाँ से निकाली थी। ओके, इतना हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं इन्हीं के ऊपर बेसिस क्वेश्चंस जो हमारे पेपर्स में आए हुए हैं। ओके, सो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है IIT JEM 2018 के अंदर। एंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इसमें है कि लेट्स kinetic energy of in the ground state and third excited state of हाइड्रोजन एटम। ओके, एंड इसमें पूछा था उसने ओके, एंड इसके अंदर उसने पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल द रेशियो ऑफ ग्राउंड स्टेट बाय थर्ड एक्साइटेड स्टेट। According to the board model, तो ये क्वेश्चन आया था IIT JEM 2018 के अंदर, ठीक है। चलो इसको डिकोड करते हैं सॉल्यूशन के लिए। इसने क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट्स। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट के अंदर क्या होती है, जो जनरल फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे वहां से। तो हमारे पास जो वहां से काइनेटिक एनर्जी आई थी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, ये हमारे पास आई थी ME4 अपॉन में 8H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड Z² अपॉन में N²। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या बोला गया है कि T1 एंड T2, ओके, काइनेटिक एनर्जी को इसमें किससे डिनोट किया है T से, सो ये क्या होगी Tn, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो फॉर ग्राउंड स्टेट क्या होगी एनर्जी, ग्राउंड स्टेट से के लिए क्या होगा n इज इक्वल टू में 1। ग्राउंड स्टेट इसमें जो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, ओके। एंड हम जानते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी क्या होगी। अब हम जानते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी -13.6, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी T1 फॉर ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है 13.6 इंटू में Z की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम 1 होती है, एंड फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो हमारे पास T1 क्या आ गया
या फिर हम यहाँ लिखते हैं इसको, T1 हमारे पास क्या आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। ओके, सो ये हो गया ग्राउंड स्टेट के लिए। नाउ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये नहीं है कि n इक्वल टू 3 होगा, नहीं, हमने क्या देखा n इक्वल टू 1 पे ग्राउंड स्टेट, सो n इक्वल टू 2 पे फर्स्ट, n इक्वल टू 3 पे सेकंड, तो n इक्वल टू 4 पे क्या होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मैक्सिमम जो गलतियां होती हैं वो गलतियां हम यहीं पे करके आ जाते हैं कि थर्ड ग्राउंड स्टेट तो हम सीधा लिख देते हैं n इक्वल टू 1, बट जो हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं वहाँ पे हम गलती कर देते हैं, वहाँ हम n इक्वल टू 4 ना लेके n इक्वल टू 3 करके आते हैं, और वो ऑप्शन मैच भी कर रहा होता है ऑप्शंस के साथ, तो यहाँ पे एक मिस्टेक होती है। तो इस मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो n इक्वल टू 4, अगर नहीं होता तो ऐसे पर्टिकुलर लिख लिया करो अलग से कि n इक्वल टू 1 पे ग्राउंड, 2 पे फर्स्ट, 3 पे सेकेंड एंड 4th पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, सो n इक्वल थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहाँ होगा, n इक्वल टू 4 पे। लेट्स पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो t इक्वल टू T2 क्या हो जाएगा 13.6, तो यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट हो गया, z यहाँ पे 1 आएगा। अब n क्या आ गया हमारे पास, n इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर। ओके, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे रेशियो पूछा है क्वेश्चन में T1 डिवाइडेड बाय T2, तो T1 हमारे पास आ गया 13.6, T2 हमारे पास आ गया 13.6 बाय 16। ओके, नाउ हम निकालते हैं इनका रेशियो, आपने ये कॉपी कर लिया होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास T1 अपॉन में T2। ओके, T1 क्या दे रखा है 13.6, T2 क्या दे रखा है 13.6 डिवाइडेड बाय 16। ओके, लेट्स डिकोड 13.6 इंटू ये ऊपर आएगा 16 अपॉन में 13.6, सो हमारे पास जो रेशियो आ गया T1 अपॉन T2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 16। ओके, एंड ये रेशियो किसका है, दोनों ही हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जीज की टर्म्स हैं, तो उनकी जो यूनिट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, 16 जो आएगा हमारे पास आएगा यूनिट लेस। ओके, तो कॉपी कर लीजिए इसको, ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। ओके, एक और क्वेश्चन था हमारे पास सेम, जस्ट 2022। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, कंसिडर द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। if alpha is the
फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. Okay, then the velocity of electron lowest orbit is, और इसके ऑप्शन हमें दे रखे थे. ए हमें दे रखा था सी अपॉन में 1 प्लस एल्फा. बी हमें दे रखा था सी अपॉन में 1 प्लस एल्फा स्क्वायर. सी हमें दे रखा था एल्फा स्क्वायर सी. एंड डी दे रखा था एल्फा सी. ओके, सो नेक्स्ट डिकोड दिस क्वेश्चन. अब हमारे पास एक टर्म आई है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू में ई स्क्वायर अपॉन में 2 h² एप्सिलॉन नॉट c, जिसे हम बोलते हैं अब ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहाँ से आया वो हम बात करते चलो पहले. और इसकी वैल्यू याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 137. इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है जो हम बात करेंगे किसी अलग वीडियो में. यहाँ पे सिर्फ हमें याद रखना है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 137 एंड इसकी वैल्यू होती है ई स्क्वायर अपॉन में 2h² एप्सिलॉन नॉट c. ठीक है. अब सिंस हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसकी इक्वेशन होती है ई स्क्वायर अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट 2h एप्सिलॉन नॉट z अपॉन में n. चूंकि हमें यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन एटम पहला चीज, एंड देन दूसरा देखा लोवेस्ट ऑर्बिट. लोवेस्ट ऑर्बिट क्या होता है n इज इक्वल टू 1. तो z इज इक्वल टू हमें पास दे दिया 1, n इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1. ओके, तो हमारे पास लोवेस्ट ऑर्बिट v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट. ओके, ठीक है. अब फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन में 2h² एप्सिलॉन नॉट c. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ई स्क्वायर अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट. मतलब क्या कमा है अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा टर्म hc. तो अगर हम सॉरी आई थिंक देयर इज ए मिस्टेक, यहाँ पे h² नहीं ओनली h आएगा 2h एप्सिलॉन नॉट c. ओके, सो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा टर्म है c. तो अगर हम इसको ऊपर नीचे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम c से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. एक आएगा हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट c एंड इनटू के अंदर आ जाएगा c. ये वाला किसकी वैल्यू हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. सो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई अल्फा इंटू सी. कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दिस वन. बहुत ही इजी क्वेश्चन था एंड ये जस्ट के अंदर आया क्वेश्चन था. ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम बात करते हैं अब वेलोसिटी से ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हमारा आया था IIT JEM 2022 के अंदर. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था. According to the board model, what is the velocity of electron? In the second excited state.
हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं यहाँ पे। IIT जब 2022 के अंदर आया हुआ था सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम यहाँ लेते हैं हीलियम एटम He प्लस, और हीलियम एटम He प्लस क्या हुआ, हाइड्रोजेनिक एटम, ठीक है, एटम। ओके, सो वही चीज़ है, पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने शॉर्ट फॉर्मूला लिखा था Vn इज इक्वल टू में 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन N। ओके, अब हमें निकालना है Z की वैल्यू एंड N की वैल्यू। सो फॉर He प्लस एटम, अब हीलियम एटम है, He प्लस का मतलब क्या है कि इस हीलियम के पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, He प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया, उसके पास बचा 1 ही इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजेनिक एटम्स। ओके, सो इसके पास क्या है, हाइड्रोजेनिक एटम। ओके, बट इलेक्ट्रॉन इसने 1 निकाला है, अभी भी इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 के 2 हैं। तो Z ये नंबर क्या हो गया, Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर था ना जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो क्या है अभी भी 2, ठीक है। N फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अभी मैंने बताया था सेकेंड से आप कई बच्चे क्या होंगे कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखते ही N इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, बट नहीं, वो गलत होगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जैसे कि हमने अभी पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ओके, लेट्स पुट द वैल्यू। सो Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड N की वैल्यू 3, ठीक है। सो Vn इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास, इसको जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा 3.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁶, जो कि हमें वैल्यू देखी जाएगा 1.453 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम इसे सोल्व करें 2 डिजिट, सो हमारे पास Vn ना होके अब क्या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन V3 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी यहाँ का आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि आया था IIT JEM 2022 के अंदर। हो गया कॉपी। नाउ मूव फ्रॉम फर्दर क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन है अभी बोर मॉडल के अंदर, क्योंकि बोर मॉडल के अंदर इतना कुछ आया नहीं है। बस वहाँ पे हमें जो मेन चीज़ है जो हमें याद रखना है कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, उससे जस्ट अगला एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे कि हमारे पास दे देता है वो 5th एक्साइटेड स्टेट। सो अगर 5th एक्साइटेड स्टेट उसने दे रखी है तो सीधा सा है कि N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट +1 कर देना N की वैल्यू। ओके, सिंपल वे में अगर इसको हम याद करना चाहें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था इसमें कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। ओके, ना अगला क्वेश्चन, और ये हमारे पास आया था IIT JEM 2015। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, व्हाट इज द वेवलेंथ of radiation emitted when an electrode in hydrogen atom jumps from n is equal to 3 to n is equal to 2। ओके, सो वही आ गया हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड। अब हम देखेंगे कि वेवलेंथ कैसे डिनोट करते हैं।
सो याद करो बोर का लास्ट पोस्टुलेट जो हमने लिखा था, एक पोस्टुलेट नंबर इक्वेशन नंबर 6, जिसमें बोला था कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब हम जाते हैं तो एक एनर्जी वो इमिट करता है, इमिशन करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो वो एनर्जी कहते हैं हमारे पास एच म्यू। तो हमने क्या लिखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में है इनिशियली, वो किसी दूसरे के अंदर जा रहा है, ठीक है, सो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा एच म्यू। इक्वेशन फर्स्ट हमें पता था। अब ये जा कहाँ से रहा है, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है, मतलब e इज इक्वल टू में 3 से 2 पे जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक एनर्जी रिलीज एच म्यू। इतना हो गया, इतना जानते हैं, ठीक है, एच म्यू। अब हमें बताएं एच क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का हम जानते हैं क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास c अपॉन में लैम्डा, जहाँ पे c क्या है, c हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, एंड लैम्डा हमारे पास आ जाएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ जो कि हमें निकालना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एंड ऑल्सो एनर्जी की जो वैल्यू होती है, जनरल वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, एनर्जी की जनरल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एन इज इक्वल टू में -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी की जनरल वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2, एंड आप चाहो तो इस पर इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। अब इसने क्या बोला है, हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम फिर से हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है 1, सो एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर। ओके, इस वैल्यू में हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, ये इसको हमने 1 दिया, 3 2 4, इसको 4 देते चलो। ओके, नाउ हम E3 क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो E3 क्या हो गया -13.6 इंटू में 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, माइनस में -13.6 इंटू में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा SC अपॉन में लैम्डा। क्लियर। फिर 13.6, अब देखो हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये माइनस की टर्म है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से लेंगे तो 1 अपॉन में 2 स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में 4, माइनस 3 स्क्वायर क्या होता है 9, इज इक्वल टू में SC अपॉन लैम्डा। ओके, फिर क्या जाएगा हमारे पास 13.6 इंटू में, यहाँ से लेंगे हम इसका LHS हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस 4 अपॉन में 36, एंड इधर आ जाएगा SC अपॉन में लैम्डा। 13.6 इंटू में यहाँ से आ जाएगा 5 अपॉन में 36 इज इक्वल टू में SC अपॉन लैम्डा। ओके, अब H का पता है हमें क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में बोली थी 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू थी 3 इंटू 10 टू पावर बताओ रे 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब इन दोनों की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, SC की जो वैल्यू होती है वो होती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। ओके, ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी होगी, एनर्जी की यूनिट है, और एंगस्ट्रॉम है डिस्टेंस की। जो ये वाली टर्म हमारे पास आ रही है ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, क्योंकि एनर्जी हमने डिफाइन की थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू, सो 13.6 इंटू 5 36 इज इक्वल टू में आ जाएगा 12400 लैम्डा। हमें क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, लैम्डा इज इक्वल टू में 12400 इंटू 36 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 13.6 इंटू 5। ओके, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनल जो इसकी वैल्यू
6564 इंटू 71। ओके, अब ये किस में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ये वाले पूरा टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट और ये हमारे पास आ जाएगा एंगस्ट्रम के अंदर। ठीक है, सो जो फाइनल वैल्यू हमारे पास लेमडा की आई है, ये हमारे पास किसकी आई है 6564 इंटू में 0.71 एंगस्ट्रम। एंड आप अच्छे तरीके से जानते हो 1 एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, गॉट इट, नाउ कॉपी कर लो इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये हो गया ना, अगला क्वेश्चन हमारे पास है CSIR नेट 2016 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। ओके, सो लेट अस डिकोड दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास आया रेडियस। सो सब कुछ साइड में रख के पहले हम लिखते हैं कि रेडियस का एक्चुअली में फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, सो रेडियस हमारे पास होती है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, जो कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं इसको। अब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो एन आता है, एक जेड आता है। हमारे पास एटम कौन सा दे रखा है, हीलियम। ठीक है, तुम ऐसे ना सोचना कि हाइड्रोजनिक एटम है तो उसके लिए जेड ऑलवेज 1 होगा, हमेशा सही नहीं है। जेड की वैल्यू चेंज होती है। हाइड्रोजनिक एटम का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक है, बाकी जो एटॉमिक नंबर है उसका सेम रहेगा जो उसके एक्चुअल में होता है। ओके, तो He+ के लिए एन की वैल्यू तो इसने हमें दे रखी है थर्ड ऑर्बिट। इसने अब की बार दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। इसने थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला, इसने बोला थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट मतलब n = 3 एंड जेड। हीलियम क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो जेड = हमारे पास क्या हो गया 2। ओके, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एन एन जेड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट 0.53 इंटू एन हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर अपॉन में जेड हमारे पास क्या है 2, सो 2 सोल्व करते हैं इसको 0.53 इंटू में 9/2, ये हमारे पास आ जाएगा 0.53 इंटू में 4.5। इसको करते हैं कैलकुलेशन इसकी, तो 0.53 4.50 जीरो में एक्सिट कर सकते हैं 0 5 8 3 एंड 2। सो हमारे पास क्या आ गई रेडियस R3 हमारे पास आती है यहाँ पे 2.385 और ये किसी में आएगी हमारे पास एंगस्ट्रम के अंदर, क्योंकि हमने यूनिट किस में लिया है एंगस्ट्रम के अंदर। जो रेडियस होती है एटॉमिक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत कम होते हैं, जिसको हम मेजर किस में करते हैं एंगस्ट्रम के अंदर, और एंगस्ट्रम हमने बताया था किस में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, कॉपी दैट। ये हमारे यहाँ है CSIR नेट 2016 के अंदर। ठीक है, हमने डिस्कस किया अभी जस्ट का PYQ जेम के लिए, ये हो गया CSIR नेट के लिए। अब हम देखेंगे TFR में भी क्या क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ से। ओके,
TFR में आया था एक बार, एकदम इजी क्वेश्चन आया था वहाँ से, जहाँ पे मे भी काफ़ी लोग वहाँ पे कंफ्यूज भी हुए होंगे। TFR 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसका था कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन द बोर मॉडल in the Bohr atomic model of hydrogen atom. Okay, for the nth orbit is ऑप्शन में थे इसके n, सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास h कट अपॉन n, थर्ड ऑप्शन था हमारे पास n स्क्वायर h कट, एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास था वो था l प्लस 1 एंड h कट। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं कि सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं होती एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बट कन्फ्यूजन जो यहाँ पे हुआ होगा वो होता है फर्स्ट ऑप्शन में NH कट एंड फोर्थ ऑप्शन रूट L प्लस H कट। ओके, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो हम जानते हैं, हमने बोर का पोस्टुलेट्स देखा था क्वांटाइजेशन रूल वाला, तो इसका जो आंसर है एंगुलर मोमेंटम जो इसका होगा वो हमारे पास क्या है NH कट। ये तो किसके अकॉर्डिंग है? बोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला आया था हमारे पास L प्लस 1 H कट, ये क्या था? बोर का एक फेलियर था जो ये समझा नहीं पाया, जो हम पढ़ेंगे हमारी आगे आने वाली क्लासेज के अंदर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बोर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है हमारे पास NH कट। सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर आपने आगे की वीडियो देखी जैसे आपका एग्जाम में बैठते तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाले करके आ जाते हैं, जो कि फिर होगा गलत। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, 1 लाइन आंसर था NH कट। नाउ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और हम डिस्कस करते हैं। एक यहाँ पे DU के PhD इंटरव्यूज में पूछा गया है 2021, यहाँ पे क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में ये था कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ revolution for an electron in the nth orbit. Okay, calculate the time period of revolution for an electron in the nth orbit of एटम। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला हमने ड्राइव अभी तक करा नहीं है। ये होगा हमारा आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो टाइम पीरियड बेसिकली हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है कि एक सर्कल का कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है वो हम देखेंगे टाइम पीरियड से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाथ क्या, हमारे पास सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ क्या होगा? जो सर्कुलर पाथ की पेरीमीटर होगा वो क्या होता है हम जानते हैं 2πr। ओके, nth ऑर्बिट है तो 2πrn। ओके, किस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है? vn वेलोसिटी से। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ओके, और ये क्या था, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या थी 2πrn, और वेलोसिटी क्या थी vn। ठीक है, जानते हैं हम r1 और vn क्या होता है, या तो आप डायरेक्ट पुट करो, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इनको अलग से लिख के सेपरेटली फिर पुट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो rn हमारे पास क्या होता है h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में m पाई e² n² अपॉन में z, एंड vn हमारे पास क्या होता है e² अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट z अपॉन में n। सो इसको इक्वेशन हम देते हैं 1, इन दोनों को इक्वेशन देते हैं 2। ओके, सो substitute the values from equation 2 to equation 1। ओके, इक्वेशन 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड हमारा आएगा वो क्या आएगा 2 पाई एज इट इज कॉमन है, आर की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से इक्वेशन 2 से, जो कि हमारी होगी h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में m पाई e² n² अपॉन में z डिवाइडेड बाय vn की वैल्यू क्या होगी a² अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट ये अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट z अपॉन में n। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस वैल्यूज। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो यहाँ देखते हैं हम e² नहीं कट कैंसिल आउट हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट यहाँ से हाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा कोई छोर कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, सो 2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे तो 2h² एप्सिलॉन नॉट n² अपॉन में m e² z, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के अंदर लेके आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 2h एप्सिलॉन नॉट अपॉन में e² n अपॉन में z। ओके, लेट्स ब्रेक थ्रू दिस। 2 कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा 4, h² यहाँ पे है, h यहाँ पे है, ये हो जाएगा h³ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n यहाँ पे है, n यहाँ पे भी है, n³ डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास आएगा m एंड आ जाएगा e4 एंड ऑल्सो z²। ओके, यहाँ तक आपने कर लिया नोट, समझ में भी आ गया आपके कहाँ कैसे आया ये। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड क्या आ गया हमारे पास। तो ये तो हमारे पास क्या आया, इसका जनरल फॉर्मूला आया, ये वाला क्या है हमारे पास जनरल फॉर्मूला h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय m e4 n³ अपॉन में z²। ओके, टाइम पीरियड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को भी किया है। तो जो ये वाली टर्म है हमारे पास, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, इनकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि हमने पहले भी हमने बताई है इन सब की वैल्यूज क्या क्या होती है, जब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आता है 1.524 इंटू 10⁻16 n³ अपॉन में z²। आज हमने एक और अलग से नया फॉर्मूला डिराइव किया है टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर nth ऑर्बिट ऑफ एटम क्या हो जाएगा 1.524 इंटू 10⁻16 n³ अपॉन में z², और ये किस में आएगा सेकंड के अंदर। ओके, किस में आएगा ये, इसकी यूनिट होगी सेकंड। ठीक है, सो इसी के बेसिस पे जो हमने ये लिया था DU PhD 2021 में जो क्वेश्चन आया था ये वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था हमारे पास जस्ट 2020 के अंदर।
तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला, ये हम लिखते हैं सेपरेटली इस साइड में। जस्ट 2020 के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया था कि इफ टाइम पीरियड फॉर n इज इक्वल टू 1 इज t1, t1, ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड इन n इज इक्वल टू में 5। ओके, ये आया था जस्ट 2020 के अंदर। करते हैं सोल्व। अभी हमने ड्राइव किया है यहाँ पे फॉर्मूला कि फॉर nth ऑर्बिट, ओके सॉरी, अभी हमने ड्राइव किया है फॉर nth 1.524 इंटू 10 टू पावर -16 n क्यूब अपॉन में z स्क्वायर। ठीक है, अब टाइम पीरियड हमें दे रखा है n इज इक्वल टू 1 और 5, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये थिंग भी कांस्टेंट है एंड z भी यहाँ पे क्या दे रखा है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है। ठीक है, चेंज किस में हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं 4 n इज इक्वल टू 1, t1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.524 इंटू 10 टू पावर -6 n इज इक्वल टू 1 है z स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ गया 1.524 इंटू 10 टू पावर -16 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ फॉर n इज इक्वल टू में 5, t5 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.524 इंटू 10 टू पावर -16 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस में 1.524 इंटू 10 टू पावर -16 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, सेम क्या है t1, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो z5 इज इक्वल टू में t1 इंटू में 5 का 3 टाइम्स हम जब करेंगे तो इसका आता है 125। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 125 टाइम्स t1, ये हमारे पास था इसका आंसर। ओके, ये आया था हमारे पास जस्ट 2020 के अंदर। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास आया था ये वाला, जिसमें जो टाइम पीरियड होता है वो n की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हमने किए हैं आज काफ़ी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बोर्स पोस्टुलेट्स एंड दियर फॉर्मूला। ओके, सो कैसे लगी आपको क्लास, और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक्स में, या फिर आपको लगता है कि कोई और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, देन फील फ्री टू कमेंट बॉक्स में बताना कि और कौन से क्वेश्चंस हैं जो घुमा के दिए हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। हाँ, यहाँ पे एक टर्म आई थी, एक फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट टर्म आई यहाँ पे, एक तो हाइड्रोजनिक एटम, एंड देन दूसरी टर्म आई है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो अभी क्या होते हैं, इनका क्या फिजिकल मीनिंग होता है, क्या होते हैं वो तो हमें पता है। हाइड्रोजनिक एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो वो एटम। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है 1/137। बट इनका जो फिजिकल मीनिंग होता है, क्यों इनको यूज करते हैं, क्या इनका फिजिकल मीनिंग है, उनके बारे में बात करेंगे हम किसी सेपरेट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट जो मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है, देन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। और हमारा जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, कैसे कैसे बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में वेल डिफाइन उसको समझाया, कितना वो समझाने में कामयाब हुआ, कहाँ वो फेल हुआ। ठीक है, कितना वो समझाने में कामयाब हुआ, इस चीज़ का हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक ले की स्माइल, पढ़ते रहिए फिजिक्स। नमस्कार।